नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही हमारे साथ राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आज बात चांदी की करेंगे, क्योंकि चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। चांदी आज लगातार दूसरे दिन नया रिकॉर्ड चांदी ने बनाया है। 96,500 रुपये के अब बेहद करीब चांदी पहुंच चुकी है। कल का हाई था चांदी का 96,220 का, और आज का हाई है 96,493 रुपये का, और अभी भी करीब 700 रुपये की मजबूती चांदी में दिख रही है। हमारे साथ राहुल मेहता भी हैं सिल्वर एम्पोरियम के, और चांदी के बहुत बड़े कारोबारी भी है देश के। राहुल जी, बताइए क्या हो रहा है चांदी में, इतनी तेजी, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, हाजिर में डिमांड का क्या हाल चाल है, आप लोगों की रिपोर्ट क्या है, आपके इनसाइट्स क्या है चांदी को लेकर? जी, चांदी में ओवरऑल जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ काफी दिख रही है। स्ट्रेंथ जो आ रही है वो इंडस्ट्रियल डिमांड से आ रही है। फिजिकल जो कंजम्पशन डिमांड है वो काफी स्लो है। जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं लोगों की परचेसिंग कम हो रही है, बिकॉज चांदी में लोग बाइंग करते हैं, मगर एक रेट बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है कि कितनी चांदी की क्वांटिटी बाइंग करेंगे। तो रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन डिमांड पे काफी आ रहा है। रही बात अगर सिल्वर ज्वेलरी को देखने जाए तो सिल्वर ज्वेलरी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि सिल्वर ज्वेलरी के अंदर जो प्राइस पॉइंट्स है काफी लोअर होते हैं। जब आप बर्तन लेते हैं तो बर्तन के प्राइस पॉइंट काफी हाई होते हैं, तो उसके हिसाब से बर्तन की डिमांड कम है। इन्वेस्टमेंट डिमांड चांदी की, जो फिजिकल कंजम्पशन लोग दुकान पे आके चांदी खरीदते हैं, उसकी डिमांड कम है। ज्वेलरी की डिमांड अभी भी इंटैक्ट चल रही है। ओके, हाजिर डिमांड पर अगर आप तुलना तुलना करें अगर पिछले साल के मुकाबले या पिछले के इस सीजन के दौरान, तो कितनी डिमांड कम हुई होगी सर इस भाव की वजह से, या कोई असर नहीं है क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी महंगा है तो चांदी को उसका फायदा मिल रहा होगा? शादी में देखने जाए तो मंथ ऑफ मई में ऐसा कोई फेस्टिव सीजन नहीं आता जहाँ पे बड़ी परचेसिंग होती है। अप्रैल महीने में परचेसिंग अच्छी थी, अक्षय तृतीया के पीरियड में। वो पीरियड में डिमांड काफ़ी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट स्टेडी डिमांड थी। मगर मई महीने में ऑलरेडी एवरी ईयर स्लगिश ही रहता है। मगर अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर के इस मुकाबले तो चांदी में काफ़ी डिमांड कम है लास्ट ईयर के मुकाबले। साल के मुकाबले, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या भाव की वजह से ये डिमांड कम है, या वैसे ही किसी और तरह की कमी दिख रही है आपको? क्या वजह आप मानते हैं इस कमी की? नहीं, चांदी की बाइंग डायरेक्टली रिलेट करती है हाजिर चांदी के भाव क्या है उससे। तो भाव का मेजर इम्पैक्ट चांदी की बाइंग पे आ रहा है। मगर ये भी देखते हैं कि अगर चांदी के रेट स्टेबल हो जाते हैं और एक रेंज बाउंड हो जाते हैं तो लोगों की बाइंग आ जाती है। इस बार हमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है कि लोगों की सेलिंग नहीं आ रही है। जो पुरानी चांदी बर्तन लेके आते हैं ऊंचे भावों में सेल करने के लिए, वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। तो एक देख ऐसा देख हम समझ सकते हैं कि लोग काफी बुलिश है चांदी के ऊपर, और उनका पुराना जो चांदी पड़ा है वो बेचना नहीं चाहते हैं। पुराने भी बेचना नहीं चाह रहे हैं, और ऊंचे भाव की वजह से थोड़ी डिमांड भी कमजोर है। वरना जी, आप बताइए चांदी को लेकर, चांदी की जिस तरह की तेजी दिख रही है 96,000 के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट में जितने एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि चांदी की ये तेजी बनी रहेगी और बड़े लेवल्स आने वाले समय में दिखेंगे। कॉमेक्स को लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्द वहां पर भी रिकॉर्ड बन सकता है। अगर वहां पर रिकॉर्ड बनेगा तो भाव क्या 1.25 लाख के आसपास हो जाएंगे एमसीएक्स पर चांदी के? आप क्या मानती है वंदना जी? विश्वमोहन जी, यहाँ पे चाइना भी काफी एग्रेसिव है कॉमिक्स के अलावा, और मुझे लग रहा है कि अगर टेक्निकली नेक्स्ट अगर लेवल हम यहाँ पे देखते हैं चांदी का, तो करीब करीब यहाँ पे $36 के करीब यहाँ पे चांदी का नया टारगेट जो है वो बन रहा है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं एमसीएक्स प्राइसेस में, तो मुझे लग रहा है कि $36 का मतलब है कि 1 लाख तो यहाँ पे क्रॉस करेगा ही, लेकिन करीब करीब 1,05,000 1,06,000 तक का जो भाव है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ये बताना थोड़ा-सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है कि टाइम फ्रेम यहाँ पे किस तरीके का हो सकता है। लेकिन चांदी में स्पेकुलेटिव पोज़ीशन अभी भी बाइंग साइड में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। ओके, आपको क्या लग रहा है दिनेश जी? आप अगर लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखकर बताएं, मंथली चार्ट पर देखकर बताइए किस तरह की तेजी आपको चांदी वहां पर दिख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स पिछले एक हफ्ते से जितने भी इंटरव्यूज मैंने सुने, काफी बुलिश नजर आ रहे हैं चांदी को लेकर। आप क्या कहेंगे सर?
विश्व मोहन जी, अगर आप चांदी का स्ट्रक्चर देखते हो तो 95,000 से अभी जो गिरावट आई थी वो 90,000 आई थी। इसको करीब करीब 5,000 गिरने के लिए 5 दिन लगे और सारी रिकवरी करने के लिए सिर्फ 1 से 1.5 दिन लगा है। मतलब इसका रिकवरी का मोमेंटम जो है काफी फास्ट है। कल इसने हाई बनाया, आज एक नया हाई बनाया है। मुझे लगता है 95,400, 95,500 ये दायरा अगर इंट्राडे की डिप मिलता है इवनिंग सेशन तक तो एक खरीदारी का अवसर रहेगा। आने वाले समय में मैं कहूंगा 1 महीने के भीतर मुझे 1,08,000 अपसाइड टारगेट चांदी का नजर आता है। और अगर मैं इस हफ्ते की अगर बात कहूं तो मुझे लगता है प्रोबेबली दिस फ्राइडे और मंडे हमें 98,000 की रेट्स इसमें निश्चित तौर से देखने मिलेगी। डाउन साइड मुझे लगता है 93,000 का लेवल अभी हाल फिलहाल ये ब्रीच नहीं करेगा। ओके, यानी आपको महीने भर में 1,08,000 तक के लेवल भी दिख सकते हैं और इसी हफ्ते फ्राइडे या अगले हफ्ते मंडे तक आपको लग रहा है कि 98,000 तक भी चांदी जा सकती है, यानी बड़ी तेजी की संभावना है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, हालांकि वो भाव मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उस तरह के स्पेकुलेशन करना सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी बड़ी तेजी की संभावना जताई है, वो भी 1.5 से 2 महीने में ही। कल रात को ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, लेकिन चलिए वो प्राइस अलग हिस्सा है। अब बात गोल्ड की कर लेते हैं। राहुल जी आप बने रहिए, आपसे कुछ और सवाल लेने हैं मुझे गोल्ड की, उससे पहले बातचीत कर लेते हैं। दिनेश जी आप बताइए गोल्ड को लेकर, क्या गोल्ड का मार्केट दायरे में अब रहेगा? अब यहाँ पर बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में? जी बिल्कुल जुम्मन जी, गोल्ड अगर देखते हैं तो 74,500 गया था, वहां से 70,400 आया, 4,000 रुपए की गिरावट आई और सिल्वर में भी 5,000 की गिरावट आई। मतलब गोल्ड में गिरावट ज्यादा है सिल्वर के मुकाबले और रिकवरी जो है ये काफी स्लो स्पेस पर है। मैं अगर अगस्त, अभी जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट एक्सपायरी पर है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं कहूँ तो 72,700, 72,650 ये जो दायरा है मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल नजर आता है। इससे ऊपर गोल्ड में जाने की संभावना कम नजर आती है। अभी सिल्वर के फॉलो थ्रू रैली में ही गोल्ड बढ़ रहा है। डाउन साइड मुझे लगता है कम से कम ये 72,000 के आसपास के लेवल्स एक बार देखनी चाहिए। मतलब प्रोबेबली 72,200, 72,100 के आसपास वहीं पर ही बाइंग आ सकती है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ और दोबारा मुझे लगता है कि 72,600, 650, मतलब 72 से 72,600 ये दायरा ही अभी मेंटेन रहेगा। ओके, कितने दिनों तक सर? टाइम फ्रेम क्या बताया दिनेश जी? मुझे लगता है 15 डेज में ये दायरा मेंटेन रहेगा सर। बहुत ज्यादा इसमें तेजी की संभावनाएं भी नहीं है और बहुत ज्यादा मंदी की संभावनाएं भी नहीं है। ओके, यानी आप बिल्कुल सिमिलर साउंड कर रहे हैं जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है उनका भी यही कहना था। बस मैं इसीलिए आपसे टाइम फ्रेम पूछ लिया, उन्होंने भी, उनकी भी राय बिल्कुल मिलती जुलती है। वंदना जी आप बताइए गोल्ड को लेकर, आपको भी लग रहा है दायरे में ही गोल्ड कुछ समय तक रहने वाला है अब? जी विश्वमान जी, और ये चार्ट पे भी अब ये पॉज दिख रहा है यहाँ पे, और डॉलर इंडेक्स में आप देखिए बार-बार यहाँ से एक बाउंस आ रहा है, हर लोअर लेवल पे एक बाइंग जो है वहाँ पे बन रही है और अभी भी लग रहा है कि इस हफ्ते ये जो बाइंग है कंटिन्यू रह सकती है। तो डॉलर और ट्रेजरी में कल और आज में हम लोगों ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ आता हुआ देखा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक जो पॉज है यहाँ पे गोल्ड में मिलेगा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी-सी जो बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि कल एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा बेहतर होके आया था, वो भी एक दिखा रहा है कि पॉज़ आएगा। लेकिन आज के दिन में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि एक बाय आ सकता है, 72,300 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 72,700 का टारगेट होगा। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो 72,100 का होगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है यहाँ पे 73,000 हो या 72,500 हो, यहाँ से एक दायरा बनाते-बनाते एक जो है डिक्लाइन जो है गोल्ड यहाँ पे लेने के लिए तैयार है, और जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे सपोर्ट बनेगा वो करीब-करीब फिर से 70,500 का होना चाहिए। ओके, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तेजी अभी गोल्ड में नहीं दिख रही है, ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। हालांकि भाव को, बड़े लेवल को, बड़े टारगेट को अभी से बताना मुश्किल है क्योंकि उस तरह के टारगेट से आप एक सेंसिबल जर्नलिज्म नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि स्पेकुलेशन के आधार पर अगर कोई आता है, एंट्री करता है, अचानक से जो प्रीमियम गायब हो, जैसे वॉर प्रीमियम वगैरह चल रहा है, कहीं बाइंग हो रही है बड़ी स्केल पर, अगर वो खत्म हो जाती है तो अचानक से भाव नीचे भी आते हैं। इस वजह से उस तरह के भाव को अभी से बताना जल्दबाजी होगी। लेकिन चलिए, जो भी स्क्रीन पे भाव आपको दिख रहे हैं उसे नोट कर ले। टारगेट ये इन 1 से 2 दिनों के लिए है। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी बताए जाते हैं, तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए अगर ट्रेडिंग में आपको लंबे समय तक बने रहना है तो। चलिए, अब एक और सवाल राहुल जी मैं आपसे करूंगा। ज्वेलरी वेस्टेज को लेकर जो नए नियम DGFT की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था, हालांकि इंडस्ट्री ने उस पर काफ़ी चिंता जताई। उस गंभीर चिंता को देखते हुए GJEP से उन्होंने सलाह मशविरा किया और फिलहाल उस नोटिफिकेशन को उन्होंने अभी स्थगित कर दिया है। 31 जुलाई तक के लिए राहत दी गई है और एक ही दिन बाद ये उन्होंने इसे वापस लेने का फैसला किया। और इंडस्ट्री का कहना था कि इसमें MSMEs जो एक्सपोर्ट
एक्सपोर्टर्स है जो 85% तक अपनी हिस्सेदारी रखते हैं वो यहाँ पर है। तो इस नए नियम से, वेस्टेज के नए नियम में अचानक बदलाव होने से उन पर काफ़ी ज़्यादा असर होगा। आप क्या कहेंगे सर, कितनी बड़ी राहत है और क्या आगे अब ये नया नियम नहीं आएगा? ठीक, कभी भी इंडस्ट्री के लिए कोई भी नए नियम लाते हैं तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से कंसल्ट करके इंडस्ट्री के लिए क्या दिक्कत हो सकती है वो सब सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहिए था। ये डिसीजन रोल बैक हो गया है, मगर अगर ये डिसीजन नहीं रोल बैक होता तो इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है एक्सपोर्ट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी डिसीजन ले इंडस्ट्री के लिए तो एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होती है, उनसे सबसे कंसल्ट करके टोटल मेंबर्स का कंसल्टेशन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो सबका कंसल्टेशन लेके करे तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई भी डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। जीजेईपीसी के चेयरमैन से भी बात हुई थी, वो यूरोप में थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वहीं से वर्चुअल हमने कॉन कॉल किया और सरकार ने भी इसे सुना और इस नोटिफिकेशन को फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। जो गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर कंटेंट जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में होते हैं उसके लिए वेस्टेज नॉर्म क्या होना चाहिए, इसको लेकर ये नोटिफिकेशन था, उसे फिलहाल होल्ड किया गया है। अब डिटेल स्टडी जब जीजेईपीसी की आएगी और वो सरकार को सौंपी जाएगी, फिर डीजीएफटी अगला फैसला उसके बाद लेगा। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और सिल्वर पर अपनी राय रखी। चलिए आगे बात बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल पर दिनेश जी बताइए, कच्चे तेल को लेकर ओपेक प्लस पर अब लोगों को लग रहा है कि वो उत्पादन कटौती को पूरे साल के लिए भी बढ़ा सकते हैं और सऊदी का खास करके ज़्यादा दबाव है अपने मेंबर्स पर। कितना असर होगा भाव पे, या भाव डिस्काउंट कर चुका है, अब उस तरह की तेज़ी नहीं दिखेगी? दूसरा तो प्रीमियम इजराइल, हमास और इजिप्ट के जिस तरह से एक सैनिक की मौत हुई थी उसके बाद से और तनाव बढ़ा है, तो वो भी प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा है। दोनों चीज़ों को देखते हुए बताइए क्रूड की चाल क्या रहेगी आगे? मुझे लगता है 6350 से 6750 जो मार्केट आया, मुझे लगता है ये चीजें इन्होंने डिस्काउंट कर रखी है ऑलरेडी। जो प्रोडक्शन कट होने की जो एक्सटेंशन मिलने की संभावना है वो भी डिस्काउंट कर रखी है। जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रखी है मार्केट में वो भी डिस्काउंट कर रखी है। और ये न्यूज जब आउट होगी मुझे लगता है एक स्पाइक आने की संभावना है। इंट्राडे के लिहाज से अगर 6750 अगर क्रूड आता है तो वहां पर एक बार खरीदारी की जा सकती है 6725 6740। ये थोड़ा सा अपसाइड मुझे लगता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म दोबारा एक बार पीक बनता हुआ नजर आता है। 6700 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफी अनिवार्य है। आप वंदना जी, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है आज के लिए खरीदना चाहिए? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहा हो तो वो भी बताइएगा। जी, मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी, यहाँ पे संडे को यहाँ पे मीटिंग है और ओपेक में कट का एक संभावना है और फाइनली ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि वो कट को कंटिन्यू रखेंगे जो यहाँ पे करंटली यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। दूसरी चीज है कि टेक्निकली भी अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस के पास ये कमोडिटी और लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगा ये। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ पे। और अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो 6675 के करीब बाइंग यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी, 6745 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6640 का। कॉमिक्स में मुझे लग रहा है WTI में $82 आ सकता है और ब्रेंट में $86.5 तक एक अपसाइड देख सकते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में आते हुए। अगर ऑप्शंस की बात की करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 6700 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करके हम चल सकते हैं। लिक्विडिटी भी काफी बढ़िया है यहाँ पे, तो वो ऑप्शंस में एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। और मुझे लग रहा है $2 की तेजी है और ये ऑप्शन में भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ये व्यू है, बाई करने की सलाह या फिर आप कॉल ऑप्शंस भी खरीद सकते हैं। चलिए कि नेचुरल गैस में आज हल्की तेजी दिख रही है, आधे % के आसपास, 236 रुपए के आसपास। नाइमेक्स पर $2.5 के ऊपर है। दिनेश जी कुछ कॉल है क्या एनजी में आज? 233 का अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से। 233 के अराउंड अगर आता है तो एक बार बाय किया जा सकता है, बट मैक्सिमम अपसाइड मुझे 241 लगता है। तो जितनी भी जो बाइंग पोजीशन है मुझे लगता है 241 सारी एग्जिट कर लेनी चाहिए। 228 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, यानी करंट लेवल से 3 रुपए नीचे आए फिर खरीदे, 228 का स्टॉप लॉस लगाया, 241 पे अपनी पूरी पोजीशन काट ले, उसे कैरी ना करे। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। वाइल्ड मूव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वंदना जी आप बताइए, आपकी कॉल क्या है एनजी में? जी, लगभग लेवल्स यही, और मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पर लिमिटेड अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। 235 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 245 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 230 का, और मुझे लग रहा है 250 260 आते आते इस कमोडिटी में फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
टारगेट थोड़े ऊपर है, तो आप देख लीजिए, आप उसी आसपास में 241-42 के आसपास चाहे तो निकल सकते हैं। बाइंग के लेवल थोड़े अलग है, लेकिन बाई की ही सलाह दोनों एक्सपर्ट से है। बेस मेटल्स में आज जिंक देखिए करीब 0.5% की तेजी, 279 के बेहद करीब। एल्युमिनियम 248 रुपए के ऊपर, आधे % से ज़्यादा की तेजी। कॉपर 910 रुपए के करीब, यहाँ भी तेजी दिख रही है, और लेड में भी मजबूती है 196 के ऊपर। लगातार ये तेजी बनी हुई है। वंदना जी, इतनी तेजी के बाद और भी कहीं पे दम दिख रहा है, अभी भी खरीदे? अगर खरीदे तो क्या? मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी जो इस काउंटर को लीड कर रहा है, इसमें अभी भी दम है और स्पेकुलेटिव बाइंग ऑफ कोर्स यहाँ पे है, और थोड़े से और बाइंग के बाद हो सकता है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो है वो ड्राई अप हो जाए। लेकिन कॉपर में मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की अभी भी यहाँ पे तेजी बनी रह सकती है। 910 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 920 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 905 रुपए का लगाना होगा, और इस चीज का ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत हायर साइड है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और पोजिशनली भी मुझे लग रहा है कि एक बार 925 930 का लेवल आएगा और वहां से एक पॉज आता हुआ दिख सकता है कॉपर की वैल्यू। तो 930 935 भी दिख सकते हैं। 920 का पहला टारगेट है, 905 का स्टॉप लॉस भी है। अगर टारगेट के आसपास जाता है, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाए। दिनेश जी, आपको क्या पसंद है मेटल्स में? जी बिल्कुल सही है। कॉपर की अगर हम रैली देखते हैं तो 935 तक ऊपर मार्केट गया था, वहां से जो करेक्टिव फेज आया, जो फॉल आया, उसने 880 दिखाया, मतलब करीब करीब 55 रुपए का फॉल किया है, और वहां से एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट करके 910 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे समझ से आज इंट्राडे के लिहाज से 908 रुपया 20 पैसा के आसपास बाइंग बनता है। इसमें 901 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है, और 918 920 के अपसाइड टारगेट देखे जा सकते हैं। 920 अगर आता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो रैली वो एग्जॉस्ट होगा, थोड़ा सा पॉज ले सकता है। तो मेरा ये कहना है कि 918 या 20 के आसपास मैक्सिमम पोजीशन खाली रखनी चाहिए कॉपर के अंदर। ओके, 918। इसके अलावा एल्युमिनियम को लेकर क्या कहेंगे दिनेश जी? जी बिल्कुल, एल्यूमिनियम और जिंक ये दोनों काउंटर काफी स्ट्रांग नजर आते हैं। 247 का लेवल जो है एल्यूमिनियम ब्रीच नहीं कर रहा था, जो आज काफी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अराउंड 246.50 247 के आसपास एल्यूमिनियम बाय किया जा सकता है। अपसाइड 254 के लेवल्स हम देख सकते हैं, और 244 का इसमें क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। कैस्टर पे आप दोनों लोगों ने ये दिया है, राय दी है आप लोगों की। दिनेश जी, क्यों खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? कैस्टर में ऐसा क्या हो रहा है? जी, फिजिकल डिमांड ऑयल में काफी स्ट्रांग है, अराइवल्स थोड़े से कम है, और लेवाली काफी अच्छी है, एक्सपोर्ट में भी डिमांड अच्छी है। टेक्निकली मैं कहूँ तो 5740 एक मेजर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल क्रॉस करती है तो मुझे लगता है शार्प स्पाइक आएगा, और कम से कम 120 रुपए की इसमें तेजी बन सकती है इमीडिएटली। 5670 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, वंदना जी, आप क्यों खरीदवा रही हैं कैस्टर को? यहाँ पे विश्वमोहन जी देखिए, हर बिकवाली पे स्पॉट में भी एक्टिविटीज बढ़ रही है और लिवाली यहाँ पे बढ़ रही है, जिसका रिफ्लेक्शन जो है हम फ्यूचर्स पे आता हुआ देख रहे हैं। मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट की स्थिति में ये कमोडिटी है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे एक बारी अगर 5780 से ऊपर का अगर क्लोजिंग देता है ये कमोडिटी, क्लोजिंग बेस्ड ये कॉल रहेगी, तो पोजिशनली मुझे लग रहा है कि एक बार 5920 तक के लेवल्स जो है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। तो आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि कैस्टर में बाई कॉल रखना चाहिए। 5710 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 5780 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5690 का या 85 का भी इनफैक्ट हम लगा सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी प्रॉमिसिंग है। 5920 का ध्यान रखना चाहिए और इसमें बाइंग में रहना चाहिए। ओके, चलिए अब मसालों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जीरे पे बात कर लेते हैं। जीरा बताइए दिनेश जी, क्या हो रहा है जीरे में? हालांकि आज शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी, अब हल्की तेजी दिख रही है 28,400 के ऊपर। क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी बिल्कुल, 30-300 का लेवल ऊपर इसने छुआ था, वहां से नीचे गिरकर ये 28,000 के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। उस समय अराइवल्स काफी कम थी। आज अराइवल्स अगर ऑल ओवर गुजरात देखते तो 40,000 बोरी के अराइवल्स है, ऊंझा में खुद ही 20,000 बोरी के अराइवल्स है। एक्सपोर्ट डिमांड काफी सुस्त है, डोमेस्टिक ग्राहकी भी थोड़ी सी ठंडी है। मुझे लगता है कि 28,400 28,500 के आसपास इसमें बिकवाली का ही रुख बनेगा। 27,400 के लेवल डाउनसाइड हमें देखने मिल सकते हैं, और 29,000 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, और धनिया पर क्या राय है दिनेश जी? मुझे धनिया काफी स्ट्रांग नजर आता है। एक फ्लैग पैटर्न सा इसमें क्रिएट कर रहा है। टेक्निकली आई थिंक अराउंड 748090 जून कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। अपसाइड 7840 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और सिर्फ 7380 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और ओवरऑल ऑल तीन मसालों में मुझे भी एट प्रेजेंट धनिया काफी अंडरवैल्यूड लगता है, और एक एग्जैक्ट बाइंग लेवल समझ में आती है। ओके, यानी धनिया पर आप ज़्यादा बुलिश है, आपको लगता है यहाँ पर ज़्यादा तेजी दिख रही है, ज़्यादा भरोसा है। भरोसे के साथ अगर ट्रेड करना है, दिनेश जी को फॉलो करना है, तो आप धनिया यहाँ पर खरीद सकते हैं। हल्दी देखिए, आज शुरुआती कारोबार में फिर से कमजोर थी। कल 6% के
लोअर सर्किट पर हल्दी बंद हुई थी, लेकिन आज वहां से अब धीरे धीरे रिकवरी लौट रही है 18,700 के ऊपर। 3 खबर जिससे दबाव बना था, एक जो डिलीवरी जून में आने वाली है उसका दबाव था, दूसरा ऊंचे भाव पर एक्सपोर्टर्स की दिलचस्पी कम है, और तीसरी खबर मॉनसून की रिपोर्ट है जिससे लग रहा है कि यहां पर खेती इस बार बढ़ेगी, उसका दबाव है। दिनेश जी, इन तीनों खबरों को देखते हुए भी आप खरीदारी की सलाह देंगे हल्दी में? ने जो तीनों खबरें कही थी उसके अलावा एक और खबर ये थी कि स्पॉट टू फ्यूचर जो बेसिस डिफरेंस था वो काफी बढ़ गया था। स्पॉट करीब करीब उस समय 18,000 था और फ्यूचर 20,000 का लेवल क्रॉस कर चुका था, और मुझे लगता है 2,000 का डिफरेंस स्पॉट और फ्यूचर में केवल 10 दिन के अंतराल पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है और इतना सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए हेजर मार्केट में इसमें आ गए थे। हेजर कैश फिजिकल मार्केट में परचेस कर रहे थे और फ्यूचर वो सेल कर रहे थे, उसी के कारण ये जो डिफरेंस है दोबारा भी श्रिंक हो गया है। स्पॉट प्राइस अगर आज की मैं कहूं तो 18,250 का लेवल है, जबकि फ्यूचर 18,800 के आसपास 700 के आसपास ही चल रहा है। तो मेरे समय से 18,310 320 अगर आता है तो ये एक खरीदारी का अवसर रहेगा। दोबारा 19,050 के लेवल्स हम देख सकते हैं और 18,000 के नीचे ही इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो ये राय हल्दी को लेकर आपकी है। वंदना जी, तीनों मसालों पर आपकी राय क्या बन रही है? मुझे लग रहा है कि जीरा में 21,000 के करीब मैंने बोला था कि इससे नीचे नहीं जाएगा और 30-32,000 का एक रेजिस्टेंस कमोडिटी देखेगी। यहाँ पे होल्ड है 30-32,000, काफी बढ़िया लेवल है जहां किसान यहाँ पे रिलीज करेंगे स्टॉक्स को। यहाँ पे प्रेशर मुझे बनता हुआ दिख रहा है विश्व मोहन जी, 28,300 के करीब मैं सेलिंग रिकमेंडेशन दे दूंगी। 27,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 28,450 का। और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है कि बाद में सेलिंग यहाँ पे गहरा हो जाए, तो 18,450 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, 18,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 18,600। ओके, तो ये राय है। एक बार जीरे का कॉल वंदना जी का एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, कुछ उसमें टाइपो एरर था, जीरो हट गया था, 27,800 का टारगेट है। बिकवाली की सलाह वंदना जी की तरफ से आ रही है, तो एक कॉन्ट्रा कॉल है। हालांकि हल्दी भी ये बेचने की सलाह दे रही है 18,000 के लेवल पे, 18,600 का टारगेट है और नीचे की तरफ हल्दी थोड़ी यहाँ पर फिसल सकती है। 18,000 का टारगेट है, 18,600 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। तो छोटे से टारगेट के लिए बिकवाली की सलाह वंदना जी की तरफ से आ रही है। कॉटन केक में आप क्या सलाह दे रही है वंदना जी, खरीदारी या बिकवाली की? अब इसमें मुझे लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ा सा एक हल्की जो बाइंग है वो यहाँ पर दिख रही है, तो करीब करीब जून कॉन्ट्रैक्ट में 2735 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 2785 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2715 का। 10 का लगा। ओके, 2735 2735 पे खरीदे, 2785 के टारगेट के लिए 2710 का स्टॉप लॉस है। चलिए ग्वारसीड ग्वारगम की बातचीत कर लेते हैं। सुमानी जी, आप बताइए, ग्वारसीड ग्वारगम काफी सीमित दायरे में कार्य चल रहा है, किस खबर का इंतजार है? क्या मानसून का या कुछ और का सर? विश्वमोहन जी, मैं 2 काउंटर काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ एनसीडेक्स में। एक तो एक कॉटन सीड ऑयल के जो 2710 से 2730 में बार बार इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, खरीदारी हो रही है। सेकंड काउंटर मुझे लगता है ग्वारसीड जो 5450 5460 जैसे ही आती है वहां से खरीदारी होती है और प्राइसेस ऊपर जाती है। मुझे लगता है बायर के लिए थकावट का दौर है थोड़ा सा, जो प्राइसेस को एक रेंज बाउंड और एक दायरे में ट्रेड करवा रहा है और बायर को एग्जिट करवा रहा है। मुझे लगता है ये जोन जो पर्टिकुलर है 5450-60 के दायरे में ग्वारसीड कभी भी बाय की जा सकती है। इसमें रिस्क काफी कम है, मुझे लगता है 5350 का लेवल होल्ड करके चले। अपसाइड आने वाले समय में ग्वारसीड एक अच्छा मूव दे सकती है, कम से कम 5600 और ऊपर में 5820 के लेवल अभी हमें देख लेंगे। ओके, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बड़े मूव आगे चल के दिख सकते हैं। 5600 फिर 5800 के लेवल भी दिखेंगे। शुक्रिया दिनेश सोमानी जी आपका, वंदना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी को यहीं समेट